पटना यूनिवर्सिटी बनाने वाले शख्स का नाम है सर मोहम्मद फ़खरुद्दीन। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने बिहार में पीएमसीएच यानी पटना मेडिकल कॉलेज या बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज या बिहार में तिब्बी कॉलेज या बिहार में आयुर्वेदा कॉलेज या फिर बिहार में वेटनरी कॉलेज खोला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सर फ़खरुद्दीन की। सर फ़खरुद्दीन का असल नाम सैयद मोहम्मद फ़खरुद्दीन था। सैयद मोहम्मद फ़खरुद्दीन बिहार के पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इसके अलावा भी इनके पास अलग अलग मिनिस्ट्री थी। जो इनका पद था वो था 1921 से 1933 के दरमियान। ये वो दौर था जब हमारे मुल्क हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज़ हाकिम थे। लेकिन जैसे जैसे हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों को ऊपर दबाव डालना शुरू किया, अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे हिंदुस्तानियों को उनका राइट्स देना शुरू किया। इसकी शुरुआत 1920 से होती है, जब अलग अलग मंत्रालय में लोगों को जगह दी जाती है, हिंदुस्तानी उसमें आते हैं। वैसे ही बिहार में ये मंत्रालय सर फ़खरुद्दीन को दिया गया और सर फ़खरुद्दीन ने इस दौरान जो काम अंजाम दिया है, आज पूरे बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसी पर टिकी है। यानी जो आज का बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज है वो पहले स्कूल था, तो उन्होंने उसको कॉलेज में बदला। जो पीएमसीएच है वो पहले स्कूल था, मेडिकल स्कूल था, टेम्पल स्कूल, उसको उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज में तब्दील किया। इसके अलावा 1920 के बाद ही की दहाई में बिहार में तिब्बी कॉलेज यानी जो आयुर्वेदा और तिब्बी का जो एक कंसेप्ट है, जो लोकल हिंदुस्तानी जिसको यूज़ करते हैं, उसको उन्होंने तरजीह दी और इसका पहला सरकारी कॉलेज पटना में खुला। मतलब तिब्बी कॉलेज भारत का पहला सरकारी कॉलेज है जहाँ पे यूनानी तिबिया की पढ़ाई होती है। इसके अलावा उन्होंने वेटनरी कॉलेज खोले। तो ये सर फ़खरुद्दीन का एज एजुकेशन मिनिस्टर ये 5 बड़े इदारे खोलने का उन्हें शर्फ हासिल है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे काम किए। पटना यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, तो पटना यूनिवर्सिटी बनाने वाले शख्स का नाम है सर मोहम्मद फ़खरुद्दीन। ये लगेगा ऐसे मैं कैसे कह रहा हूँ, बेसिकली बना तो अंग्रेज़ों के दौर में है, लेकिन सर फ़खरुद्दीन उस नथन कमेटी के मेंबर हैं जिसने यूनिवर्सिटी बनाने का प्रपोज़ल दिया था। और इसके बाद सर फ़खरुद्दीन ने जो यूनिवर्सिटी के लिए जो काम किया है, उसकी जिस तरह से इमारत बनवाई है, उसके हॉस्टल बनाए हैं, उसकी बिल्डिंग और जो पूरा एक उसका पूरा जो कंसेप्ट है, जो यूनिवर्सिटी तैयार होगी, वो पूरा का पूरा सर फ़खरुद्दीन का ही देन है। इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी का एक जो सबसे मजबूत, सबसे पावरफुल विंग है, वो है पटना साइंस कॉलेज। और पटना साइंस कॉलेज भी सर फ़खरुद्दीन की ही देन है। यानी सर फ़खरुद्दीन के कार्यकाल में ही साइंस कॉलेज वजूद में आता है। तो ये पता चलता है कि सर फ़खरुद्दीन का क्या विज़न था, क्या सोच थी, उन्होंने क्या सोच के पटना में यूनिवर्सिटी को कायम करने में एक अहम रोल अदा किया। इसके अलावा उस ज़माने में बिहार और उड़ीसा एक था, झारखंड भी साथ था। तो उड़ीसा में जो कॉलेज थे, बहुत कम कॉलेज हुआ करते थे उस वक्त, या फिर झारखंड के हज़ारीबाग में जो कॉलेज थे, या फिर आपके मुजफ्फ़रपुर में भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज था, और या फिर आपका तेज बहादुर जो कॉलेज आपका भागलपुर में है, उसको फ़रोग़ देने में, उसकी इमारत बनवाने में सर फ़खरुद्दीन ने अहम रोल अदा किया था। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने एक कानून बना रखा था कि किसी भी हिंदुस्तानी को तब तक 1 ग्रेड की नौकरी एज ए प्रोफेसर वहाँ नहीं मिल सकती है जब वो इंसान यूरोप या अमेरिका के किसी यूनिवर्सिटी से सनद हासिल ना कर ले। तो इसके लिए उन्होंने एक स्कॉलरशिप निकाली और हिंदुस्तानी बच्चों को बाहर भेजते थे पढ़ने के लिए। जब वो पढ़ के आते थे तो उन्हें वो यहाँ पे नौकरी दिया करते थे। तो 1933 तक, जब तक उनका इंतकाल नहीं हो गया, वो रेगुलर इस तरह के काम अंजाम दे रहे थे। बहुत सारे बच्चे वहाँ से पढ़ के आए और उन्होंने यहाँ पे एज ए प्रोफेसर यहाँ पे काम अंजाम दिया है। उनके इंतकाल के काफ़ी बाद में के दत्ता साहब, जो बिहार के बहुत मशहूर हिस्टोरियन हैं, इसके अलावा इकबाल हुसैन साहब जो खुदा बख्श लाइब्रेरी के डायरेक्टर भी रहे, तो ये दोनों पहले इंसान हैं जो बाहर से पढ़ के नहीं आए और 1 ग्रेड की हैसियत से प्रोफेसर बने। तो ये उनकी कोशिश थी कि वो इसके अगेंस्ट थे, लेकिन अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो वो उसको नहीं गिरा सकते थे, तो उन्होंने उसके लिए तरकीब निकाला। इस तरह से हिंदुस्तानी बाहर गए, वहाँ से आए और अपने मुल्क की खिदमत की। तो एक विज़न था, एक सोच थी कि किस तरह से बिहार को एक बड़ा पावरफुल, एक पढ़ा लिखा स्टेट बनाया जाए। चूँकि सर फ़खरुद्दीन वो इंसान है जो बिहार मूवमेंट से जुड़े हुए थे। यानी 1912 में जब अलग बिहार बना है तो उसमें सर फ़खरुद्दीन का एक बहुत बड़ा रोल है। वो लगातार इसके लिए काम कर रहे थे और फिर बहुत सारे काम को उन्होंने अंजाम दिए हैं बिहार के लिए। तो 1933 में उनका इंतकाल हो जाता है, लेकिन उनके बनाए हुए इदारे कायम रहते हैं। सर फ़खरुद्दीन को आज बिहार नहीं जानता है। बिहार में उनके बारे में
कुछ भी नहीं बताया जाता, ना पढ़ाया जाता है। ना उनके नाम पे आपको कोई सड़क दिखेगी, ना उनके नाम पे आपको कोई चीज़ दिखेगी। उनकी जो कोठी थी बाद में वो भी ख़त्म हो गई। आज के डेट में अगर आप पटना में जाइएगा तो जो बारीपत है वहाँ पर एक बहुत बड़ी इमारत है जिसका नाम है फ़खरुद्दीन प्लाज़ा। तो लोग ये कहते हैं कि ये जो फ़खरुद्दीन वर्ड है वो सर फ़खरुद्दीन के नाम से ही आया है, क्योंकि लोगों का कहना है कि उसी फ़खरुद्दीन प्लाज़ा के पास उनकी कोठी हुआ करती थी। और सर फ़खरुद्दीन का जो आबाई मकान हुआ वो पटना ज़िले के डुमरी में, वहीं के वो रहने वाले थे। उन्होंने पढ़ाई की, वकालत की, उसके बाद वो मूवमेंट से के हिस्सा रहे। फिर 1912 में जब बिहार अलग स्टेट बना तो उसके बाद वो जो काउंसिल बनी गवर्नर की, उसके वो मेंबर रहे। फिर 1921 में उनको मिनिस्ट्री दी गई। मिनिस्ट्री में उन्होंने बहुत सारे काम को अंजाम दिया और फिर बहुत सारे इदारे बिहार में खड़े हुए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट खड़े हुए बिहार में, और इस तरह से बिहार तरक्की याफ्ता होता गया। बाद के दिनों में जो शिक्षा मंत्री बने, जो एजुकेशन का जो पूरा पैटर्न था, उन्होंने उसको बहुत ही गड़बड़ किया, जिसके बाद आज की डेट में बिहार की पूरी जो एजुकेशन सिस्टम है वो चौपट हो गई। तो ज़रूरत है कि सर फ़खरुद्दीन का जो विज़न था, जो मिशन था, उसको आगे बढ़ाया जाए। तो दीजिए हमें इजाज़त, एक छोटी सी जानकारी थी जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, सो हमने किया। बहुत बहुत शुक्रिया।